लोग के में एको हो रहा है सर, मेरे में तो आपका एको नहीं हो रहा। भाई सर शुरू करिए, वो ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक। देखो ये जो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स है, ये सबसे पहले तो आप लोगों ने बीसीए कोर्स को क्यों ऑप्ट किया? हेलो, यस सर। है ना? आप लोग ने बीसीए, इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज हैं, बीएससी है, बीकॉम है, ये है, तो आपने उसमें एडमिशन न लेके बीसीए क्यों ज्वाइन किया? बीसीए इसलिए ज्वाइन किया है कि ये एक टेक्निकल कोर्स है और आगे टेक्निकल कोर्स का बहुत ज्यादा फ्यूचर स्कोप है और हर जगह जो है ऑटोमेशन हो रहा है, हर जगह कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, तो इसलिए आप लोग ट्रेडिशनल कोर्स के बजाय आप लोगों ने टेक्निकल कोर्स को ऑप्ट किया, है ना? यस तो अब टेक्निकल कोर्स को अगर आपने ऑप्ट किया है तो आपको टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। यस सर। टेक्निकली आप स्किल्ड होने चाहिए। टेक्निकली स्किल्ड होने के लिए आपको टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। वो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको कब मिलेगी? तब आप जो है कोई जो है कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में आपको जानकारी हो, लाइक सी प्लस प्लस, जावा, एडवांस जावा, .NET, VB, बहुत सारी लैंग्वेज तो उनके बारे में आपको डीपली नॉलेज होनी चाहिए। यस सर। तो इसीलिए इस तरीके का कोर्स डिजाइन किया गया है। उसमें जितने भी सेमेस्टर आप पढ़ोगे, 3 इयर्स का कोर्स है, तो उसमें आपको सारे सेमेस्टर में जितने भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से लेके 6 तो इस तरीके से बैलेंस्ड कोर्स डिजाइन किया गया है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वेल एज एक आपका जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट उसमें मिलेगा, है ना? यस सर। तो हम लोग शुरू करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स में आपको कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है, आप किस तरीके से कंप्यूटर से इंटरेक्ट करोगे, उसके लिए आपको किस लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, उस नॉलेज के क्या क्या पैरामीटर्स हैं, कैसे उसको आप यूज करोगे, तो इन सब चीजों के बारे में उसमें बताया। तो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर मतलब होता है सी लैंग्वेज। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने सी लैंग्वेज पढ़ी हो, या हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में आपने ब्लूजे पढ़ा हो, अगर कोई सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से हो तो ब्लूजे वहां पे पढ़ा होगा, है ना? तो सी जो है एक आप जो है, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ये एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है और सबसे पहले जो है मशीन लेवल लैंग्वेज बनी, जो कंप्यूटर जिसको अंडरस्टैंड करता है उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज या 0-1, क्योंकि कंप्यूटर में जो भी वर्क होता है वो डिजिटाइज फॉर्म में होता है, 0-1 के फॉर्म, ठीक है ना? और सी जो है एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है, जिसने लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज के बीच में एक ब्रिज का काम किया, समझ रहे हो? तो सी एक आपका जो है मिडिल लेवल लैंग्वेज है और इसको जो है 1970 में अमेरिकन जो है कंप्यूटर साइंटिस्ट थे डेनिस रिची, उन्होंने इसको डेवलप किया 1920 और वहां पे एक लैब थी, AT&T बेल्स लेबोरेटरी, यूएसए में। सर ये उसको आप इन्होंने डेवलप किया।
सर ये दीपेश का कैमरा बंद करवा दीजिए, बार बार स्विच हो जा रहा है ना उसके में, अगर कोई आवाज आ रही है तो। हाँ, कैमरा किसका बंद करवा दे? सर दीपेश सर, हो गया, थैंक यू सर। हो गया? यस सर। हाँ, पीछे से कुछ आवाज आ रही है बैकग्राउंड। सर आपकी वॉइस माइक ऑन है। इको हो रही क्या? यस सर। बहुत ज्यादा है यस सर, बहुत ज्यादा इको हो रही है। सर सबका माइक बंद करवा दीजिए, एको नहीं होगा। हाँ सर। अच्छा, माइक तुम लोग अपना अपना बंद कर दो, ठीक है सर। तो हो सकता है क्लियर रहे। अब सही आ रही है? अब सही हो गया। हाँ सर, सही है। हाँ, तो अपना अपना आप लोग जो है स्पीकर वगैरह या माइक वगैरह बंद कर दें। तो इसमें देखो, कोई भी चीज सी जो है एक आपकी मदर लैंग्वेज भी है, क्योंकि अगर आपने इस लैंग्वेज में कमांड कर लिया तो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, कोई भी लैंग्वेज में आपको दिक्कत नहीं होगी, चाहे आप जावा सीखें, C++ सीखें, .NET सीखें, है ना, विजुअल बेसिक सीखें। तो ये एक आपकी जो है एक आपकी जो है एक बेसिक लैंग्वेज है कि अगर इस पे आपने कमांड कर लिया तो थोड़ा बहुत चेंजेस करके हम सारी लैंग्वेज में कमांड कर सकते हैं। तो अब चूंकि कंप्यूटर से ह्यूमन बीइंग को इंटरेक्ट होना है, तो आप किसी न किसी कंप्यूटर लैंग्वेज के थ्रू इंटरेक्ट करोगे, है ना। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग में, तो सी लैंग्वेज पढ़ेंगे। उस लैंग्वेज के थ्रू आप किस तरीके से कंप्यूटर से इंटरेक्ट करोगे, किस तरीके से जो भी आपका स्पेसिफिक या पर्टिकुलर टास्क होगा उसको कैसे आप सॉल्व करोगे, तो उसके लिए किसी न किसी लैंग्वेज की नीड होती है। सबसे पहले, अब आप लोग चूंकि बिगिनर्स हो, तो किसी भी लैंग्वेज में कोड जनरेट करने से पहले आपको एल्गोरिदम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, एल्गोरिदम क्या होता है? एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप किसी भी स्पेसिफिक टास्क को सॉल्व करते हो, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप रूम लेके इलाहाबाद में रह रहे हो, उस रूम से जब आप कॉलेज की ओर चलते हो तो बहुत सारे आप जो है स्टेप्स को फॉलो करते हो, है ना। सुबह आप उठोगे, तैयार होगे, ब्रेकफास्ट लोगे, कोई ना कोई कन्वेंस लोगे और किसी ना किसी नेटवर्क को फॉलो करके आप कॉलेज पहुंचोगे। तो ये भी एक आपका जो है रूम से कॉलेज तक पहुंचने का एक एल्गो हो गया, ठीक है। इसी तरीके से कोड जनरेट करने से पहले या कोई प्रोग्रामिंग करने से पहले आपको उसका एल्गोरिदम लिखना होगा कि आप किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसको जो है, अगर कोई प्रॉब्लम दे दी गई, मान लिया कि 2 नंबर का सम दे दिया गया, उसको ऐड करना है, तो कैसे आप उसका एल्गो लिखोगे। ठीक, इसमें स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में है टेक 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद उनमें हम लोग दोनों वेरिएबल्स में वैल्यू को स्टोर करवाएंगे, वो थर्ड स्टेप में आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ वेरिएबल में हम क्या करेंगे? फोर्थ स्टेप में हम इन 2 वेरिएबल की वैल्यू को ऐड करके किसी थर्ड वेरिएबल में असाइन कर देंगे और नेक्स्ट जो स्टेप आएगा उसमें हम इसको प्रिंट कर देंगे और लास्ट में हम स्टॉप कर देंगे। तो ये जो सारे हमने स्टेप्स जो है फॉलो किए, ये एक आपका, अगर छोटा सा हम कहें एक टास्क दिया गया 2 नंबर का सम निकालने का, उसका एल्गो हो जाएगा, ठीक है। इसी एल्गो का जब हम लोग पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, दैट इज नोन एज फ्लो चार्ट। उसमें डिफरेंट शेप्स को हम यूज करते हैं। स्टार्ट जब हम करेंगे तो राउंडेड जो है शेप हम यूज करेंगे, जो कॉर्नर पे थोड़ा सा राउंड होगा उसको राउंडेड शेप बोलते हैं। स्टार्ट स्टॉप के लिए उसको यूज करते हैं। उसके बाद एरो हम यूज करते हैं जो डेटा फ्लो का बताता है, डेटा किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग, अगर हमें जो है इनपुट वेरिएबल्स लेना है तो हम जो है पैरेललोग्राम यूज करते हैं। अब उसको अगर हमें मैनिपुलेट करना है, उसे कैलकुलेट करना है, तो भी हम उसको यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें आउटपुट को प्रिंट करवाना है तो रेक्टेंगल शेप यूज हम करेंगे। कंडीशन कहीं पे अप्लाई अगर हमें करनी है तो डायमंड साइन को हम यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम उसी एल्गो को हम फ्लो चार्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका जो है
इंट्रो क्लास चल रहा है, चीजें बताई जाएंगी। अभी आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में। अभी आप चीजों को अपने दिमाग में इसको रखिए कि कैसे क्या करना है, ठीक। तो एल्गोरिदम जो होता है वो आपका क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होता है, जो कि आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेथड्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो उसमें कुछ नहीं है, केवल आपको इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंस आपको लिखने हैं स्टेप बाय स्टेप और उसको सॉल्व करना। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देके आपको बताया, मान लिया फॉर एग्जांपल दे दें कि आपको चाय बनाना, तो उसके क्या क्या स्टेप्स होंगे, है ना। सबसे पहले आप जो है बर्नर को इग्निट करोगे, आप एक बाउल लोगे, उसमें वाटर लोगे, तो ये सब स्टेप लेके फिर उसमें आप उसको बॉयल करोगे। बॉयल करने के बाद उसमें जो है आप शुगर और जो है चाय की पत्ती वगैरह टी उसमें डालोगे, उसको बॉयल करोगे, मिल्क ऐड करोगे। तो ये नंबर ऑफ स्टेप्स जो फॉलो करोगे, तो एक जो मान लिया चाय बनाने का जो एक आपको प्रॉब्लम दिया गया है उसको ये इस तरीके से आप सॉल्व करोगे, ये भी एक उसका एल्गोरिदम हो जाएगा, ठीक है। तो ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है। बाकी तो बहुत सारे सम्स दिए हैं, जैसे जीसीडी निकालना है, उसके लिए एल्गो क्या होगा, 2 नंबर का सम निकालना, फैक्टोरियल निकालना है। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनका आप जो है एल्गो निकालोगे और प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक। डेवलपमेंट ऑफ सी की बात करें तो सी लैंग्वेज जो है हमारी, हमने बताया था कि ये 2 लैंग्वेज के बीच में ब्रिज का काम करती है, लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक। लो लेवल लैंग्वेज वही आपका जो मशीन लेवल लैंग्वेज होता है, जैसे हम 0-1 में जो डिजिटल फॉर्म में जो सारी चीजें हमारी जो है काम करती हैं कंप्यूटर में। और हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होता है, लाइक इंग्लिश लैंग्वेज। उसमें जैसे कि आप C++ पढ़ोगे, जावा पढ़ोगे, तो जो इंग्लिश आप लिखोगे वो आपका हाई लेवल लैंग्वेज होगा। लेकिन इनके बीच का जो गैप था, उस गैप को जो है सी लैंग्वेज ने फुलफिल किया। हाई लेवल लैंग्वेज में आपकी बहुत सारी आ जाती हैं, C++ हो गया, जावा हो गया, .NET हो गया, इस तरीके से, ठीक। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि हमने तो हाई लेवल लैंग्वेज में चीजें सपोज मान लिया लिखा, इंग्लिश में कोई हमने कोड जनरेट किया, कोई स्टेटमेंट जनरेट किया, लेकिन कंप्यूटर उसे कैसे समझेगा, है ना। हाउ टू अंडरस्टैंड कंप्यूटर दैट हाई लेवल लैंग्वेज। तो उसके लिए यहाँ पे जो भी लैंग्वेज होती है, कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ोगे, अभी तो आप स्टार्टिंग सी लैंग्वेज पढ़ रहे हो, तो वहां पे ट्रांसलेटर होते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि रियल सिनेरियो में बात कर रहे हैं कि यहाँ का प्रधानमंत्री किसी दूसरे फॉरेन कंट्री में जाता है, तो वहाँ का लैंग्वेज कुछ और है, यहाँ की लैंग्वेज हिंदी है या इंग्लिश, मान लिया इंग्लिश में बात हो रही, लेकिन वो अपनी भाषा में बात कर रहा है। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए दोनों के बीच में ट्रांसलेटर होते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री जी हिंदी में बोल रहे हैं, तो एक ट्रांसलेटर होगा जो कि उस हिंदी को उस देश की भाषा में कन्वर्ट करेगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी कंप्यूटर जो लैंग्वेजेस हैं उनमें भी ट्रांसलेटर होते हैं, और वो उनके टाइप्स हैं 3, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। असेंबली लैंग्वेज जो होती थी उसमें हम लोग कोई भी ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए इंग्लिश वर्ड्स यूज करते थे, जैसे मूव करना है या ऐड करना है 2 नंबर को तो ADD हम लोग, या सब्ट्रैक्ट करना है तो SUB यूज करते थे, और नेमोनिक्स उसमें सिंबल्स वगैरह भी हम लोग यूज करते हैं। तो वो आउटडेटेड लैंग्वेज हो गई है। तो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर यूज होता था। कंपाइलर, अब जैसे मान लिया हाई लेवल लैंग्वेज हमने यूज किया, 2 नंबरों को ऐड हम करवा रहे हैं, तो कोई स्टेटमेंट लिख रहे हैं, उसको हमें कन्वर्ट करना है, तो कंपाइलर होगा। तो जैसे सी लैंग्वेज में जो आप जो कोडिंग करोगे या प्रोग्रामिंग करोगे, तो उसको कंपाइलर सबसे पहले क्या करेगा, हाई लेवल टू लो लेवल उसे कन्वर्ट करेगा, ट्रांसलेट करेगा, तब जो है जो आपका सिस्टम या जो मशीन होगा वो उसे अंडरस्टैंड करेगी। इंटरप्रेटर भी आपका ट्रांसलेटर का ही टाइप है, ठीक। तो कंपाइलर क्या करता है कि आपका जो है पूरा जो है जो पैराग्राफ होगा आपका, मान लिया कि 10 लाइन का आपने लिखा प्रोग्रामिंग, तो वो पूरे पैराग्राफ को जो है चेक करेगा, और जो भी उसमें जो है सिंटैक्स एरर होगा उसको वो दे देगा एक साथ। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन जो है एक लाइन को चेक करता है, और उस लाइन में जो भी एरर्स होते हैं या बग्स होते हैं उनको वो रिमूव करेगा, उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन में मूव करता है। तो ये दोनों में थोड़ा बेसिक डिफरेंस है। और
सी लैंग्वेज जैसा कि आप लोग पढ़े होगी, आप लोगों को जानकारी हो, ये कंपाइल्ड लैंग्वेज है, इसमें कंपाइलर ही वर्क करता है। जबकि जावा हो गया तो वो आपका कंपाइल्ड और उसके साथ साथ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, उसमें 2 लेवल पे जो है चेकिंग होती है। कंपाइल टाइम पर भी कंपाइलर चेक करता है और रन टाइम पर भी इंटरप्रेटर जो है कोड को चेक करता है। तो वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, आपकी जावा है, जब आप पढ़ोगे तो उसके बारे में बताया जाएगा। तो सी लैंग्वेज जो था वो 1970 में डेनिस रिची ने यूएसए में AT&T बेल्स लेबोरेटरी में से डेवलप किया था। और बेसिकली इसको जो है जो डिजाइन किया गया था वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, आपने अगर सुना हो, है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। रेलवे वगैरह में और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में उस प्लेटफॉर्म पे वर्क होता है। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम 90% जो है सी लैंग्वेज में जो है लिखा गया, यानी कि सी लैंग्वेज पे ही यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कोडिंग वगैरह करी गई। सी लैंग्वेज की पहले एक लैंग्वेज डेवलप करी गई थी जिसे हम लोग बी लैंग्वेज बोलते हैं, और उससे ये डिराइव करी गई, उससे बहुत सारी चीजें जो है इसमें ली गई थी। और उसके राइटर थे केन थॉमसन। लेबोरेटरी सेम थी, AT&T बेल्स लेबोरेटरी में उन्होंने इसे डेवलप किया था। और उसके बाद एक लैंग्वेज अडॉप्ट करी गई थी BPCL, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको हम लोग बोलते हैं। उससे भी बहुत सारी चीजें जो है सी लैंग्वेज में अडॉप्ट करी गई, और जिसके डेवलपर का नाम था मार्टिन रिचर्ड्स। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के थे कंप्यूटर साइंटिस्ट, तो इन्होंने इसको डेवलप किया था। तो B और BPCL दोनों लैंग्वेज से बहुत सारे जो है जो पैरामीटर्स थे वो डिराइव किए गए थे सी में। तो ये तो हिस्ट्री की बात हो गई, इन सब के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग आते हैं कि रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं। ये आपको सिलेबस मिल गया है, और सिलेबस में देखिएगा तो सिलेबस में फर्स्ट यूनिट में आपका एल्गोरिदम वगैरह और दिया है उसमें। तो लेकिन हम उसमें प्रॉपर तरीके से उन्होंने सीक्वेंस को फॉलो नहीं किया कि पहले क्या चीज होनी चाहिए बाद में क्या होनी चाहिए, वो एल्गो से स्टार्ट कर दिया। तो उसमें नीचे देखना 2-3 लाइन के बाद, तो उसमें दिया होगा इंट्रोडक्शन टू सी, फिर कीवर्ड्स क्या है, डेटा टाइप्स क्या है, आइडेंटिफायर्स या वेरिएबल्स क्या है, उसमें ऑपरेटर्स दिए होंगे इस तरीके से। उसके बाद फिर हम लोग जब प्रोग्रामिंग को डिजाइन करेंगे तो एल्गो वहां आता है, एल्गो फिर फ्लो चार्ट आता है, फिर उस एल्गो को हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम GCD वगैरह दिया होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है उसका हमें निकालना है, फैक्टोरियल निकालना है। तो वो जब हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। तो रिजर्व वर्ड्स, कोई भी लैंग्वेज हो, सी हो, C++ हो, जावा हो, कोई भी हो, उसमें कुछ ना कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं। रिजर्व वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनके बारे में कंपाइलर को पहले से उनकी मीनिंग मालूम होती है, यानी कि आपको केवल ये मालूम होना चाहिए कि आप क्यों यूज कर रहे हो। कंपाइलर को ऑलरेडी उसके बारे में जानकारी होती है। जैसे अगर हम सी की बात करें तो सी में 32 कीवर्ड्स हैं जिनको आप अपने प्रोग्राम में यूज करोगे। जैसे फ्लोट हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे इंट हो गया, शॉर्ट हो गया, कैर हो गया, और ब्रेक कंटिन्यू हो गया। इस तरीके से 32 इसमें दिया है। लूप अगर आप यूज करोगे तो फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया, डू वाइल हो गया। तो इस तरीके से 32 कीवर्ड अवेलेबल इन सी, है ना। तो इसको कह सकते हो कि कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स आर दोज वर्ड्स which have already known to compiler। तो ये इसके डेफिनेशन है एक एक लाइन की। इसमें 32 वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं जिनको आप प्रोग्रामिंग में यूज करो। वेरिएबल आइडेंटिफायर, वेरिएबल कहिए या उसको आइडेंटिफायर कहिए, एक ही चीज है। कीवर्ड्स का यूज इसमें पूछ रहे हैं कि कीवर्ड्स का यूज क्या होता है। कीवर्ड्स का यूज ये है कि जब आप प्रोग्राम करोगे, सपोज आपने 2 नंबर ऐड किया, 2 नंबर आपको लेना है और एक में वैल्यू 10 लेनी, एक में 20 लेनी है। तो आप जो है उसमें कीवर्ड्स यूज करोगे, इंट ए, इंट बी। जो ये डेटा टाइप जो आ रहा है इंटीजर, वो भी एक कीवर्ड्स है जो बताएगा कि वो वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, है। बुक अगर आपको लेनी है, अभी लाइब्रेरी तो बंद है, नहीं लाइब्रेरी शिशु हो जाता, लाइब्रेरी खुल जाएगी जल्दी ही।
तब तक के लिए आप आपके मोबाइल में नेट होगा, उसमें आप सर्च कर सकते हैं। गूगल आर्चिव या ई पुस्तकालय वेबसाइट है, जहां से आप फ्री डाउनलोडिंग कर सकते हो, या आपको नहीं डाउनलोडिंग करना है तो आप जो है अगर बुक लेना चाहो तो बुक खरीद सकते हो, परचेज कर सकते हो। आपका सी इन डेप्थ जो है बुक है एसके श्रीवास्तव की, जिनके राइटर हैं एसके श्रीवास्तव, जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी बुक्स तो बहुत सारी है, बालागुरु स्वामी की है, लेकिन उसमें थोड़ा सा एरर्स ज्यादा मिलेंगे। टाटा मैकग्रा की है, उसका स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा हाई है, वो थोड़ा समझने में आपको प्रॉब्लम होगी। ऐसा नहीं है कि आप समझ नहीं सको, लेकिन थोड़ा सा ये सारी बुक जब आप पढ़ लोगे तब उसको अगर आप टच करोगे तो अच्छा रहेगा। और यशवंत कानितकर की भी बुक है लेट अस सी करके, वो भी आप ले सकते हो। तो वो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिकल और एज वेल एज थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को लेके चलोगे तो उसके लिए बुक जो मैंने बताया सी इन डेप्थ है ना, एसके श्रीवास्तव, इसमें एरर्स भी बहुत कम है और छोटे छोटे इसमें कोड भी दिए गए हैं और सिंटैक्स भी उसका बताया गया है, जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। एक बार आप जब समझ लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वेरिएबल्स की बात हम लोग कर रहे थे। वेरिएबल्स एक सिंपल क्या होता है, जैसे आपका नाम हो गया, वो भी एक वेरिएबल है, ठीक। तो वेरिएबल्स हम लोग इसलिए डिक्लेयर करते हैं ताकि उसमें कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। वेरिएबल इज अ नेम दैट कैन बी यूज्ड टू स्टोर वैल्यूज। अब ये डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। दीज वेरिएबल्स कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज, ठीक, लेकिन एट ए टाइम एक वेरिएबल एक ही वैल्यू को स्टोर करेगा, ठीक है ना, बट वन एट अ टाइम। मान लिया कि इंटीजर टाइप का हमने ए वेरिएबल लिया, तो वो एक समय पे एक ही वैल्यू को स्टोर करेगा, और ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम जो भी उसकी वैल्यू होगी वो चेंज हो सकती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया वेरिएबल। अगर कांस्टेंट होता तो वो वैल्यू फिक्स हो जाती, आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, ठीक। तो किसी भी वेरिएबल या आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करने के कुछ कन्वेंशन रूल्स दिए गए जिनको आपको फॉलो करना होगा। वो 3-4 रूल्स हैं, जैसे कि फर्स्ट जो कैरेक्टर होगा वो आपका शुड बी अ लेटर और अंडरस्कोर, या तो वो लेटर होना चाहिए ABCD है या कैपिटल हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो और या अंडरस्कोर से आप शुरू करो, अंडरस्कोर A, ठीक है। सेकंड क्या है कि वेरिएबल नेम्स कैन नॉट बी कीवर्ड, जो आपको 32 कीवर्ड्स बताए हैं उसको आप एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, उसके अलावा आपको लेना होगा, ठीक है। अपर केस एंड लोअर केस लेटर आर सिग्निफिकेंट। अपर केस है और लोअर केस दोनों की क्या होगी, डिफरेंट जो है आपका मीनिंग होगी। ऐसा नहीं होगा एक सेम हो जाए। मान लिया आपने जो है एड स्मॉल में लिखा और एड कैपिटल में लिखा, तो दोनों जो है अलग होंगे। तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल्स लोअर केस में ही यूज करते हैं, ठीक। तो ये कुछ कन्वेंशन हैं, कुछ रूल्स हैं जो आप लोग उसको फॉलो करके वेरिएबल्स को डिक्लेयर करोगे, क्योंकि वैलिड वेरिएबल्स आपको लेना होगा, नहीं तो कंपाइल करवाओगे अपने कोड को तो वहां पे सिंटैक्स एरर कंपाइल टाइम पे जनरेट होता है। अब बात आती है डेटा टाइप्स की, ठीक। सी लैंग्वेज जो है 4 बेसिक फंडामेंटल डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है, जो जैसे कि इंटीजर के लिए इंट हम यूज करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए हम फ्लोट यूज करते हैं, कैरेक्टर वैल्यूज लेने के लिए हम कैर यूज करते हैं, और फ्लोट का हायर वर्जन है डबल, वो हम यूज करते हैं अगर हमें जो है रेंज या हमें जो है उसकी जो साइज को अगर एक्सटेंड करना होता है तो हम जो है डबल यूज कर लेते हैं। तो ये 4 यहाँ पे 4 फंडामेंटल डेटा टाइप दिए हुए बुक में भी है, इंट है, कैर है, फ्लोट है, डबल। अब इन डेटा टाइप्स के अकॉर्डिंग इनका साइज और रेंज होती है कि कितने तक इसका साइज ऑक्युपाई होगा मेमोरी में, किस रेंज की वैल्यू को ये ऑक्युपाई करेंगे। जैसे कैर है वो 1 बाइट का साइज लेगा, ठीक है। फ्लोट है वो 4 बाइट का लेगा, इंट है वो 2 बाइट का साइज ऑक्युपाई करेगा, डबल है वो 8 बाइट का लेगा, और लॉन्ग डबल की बात करें तो वो साइज और उसका इंक्रीज हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इनकी रेंज भी दी हुई है, वो आपको लर्न करनी होगी, वो बुक वगैरह में सारा प्रोवाइड है। तो
ये स्टार्टिंग में इतनी चीजें, ये आपको अभी भेज दिया जाएगा पीडीएफ में, तो आप साथ में जो है नोट्स भी बनाते चलिएगा और उसको तैयार करते चलिएगा, क्योंकि पैंडेमिक के कारण बहुत सारा टाइम हम लोगों का किल हो गया है। तो उसमें लापरवाही आपको नहीं बरतनी कि आप लापरवाही करो, और है धीरे धीरे समय जो है नॉर्मलाइज हो रहा है, तो उसको जो है आप एक रेगुलर बेसिस पे नोट्स बनाते चलिए। जहां भी दिक्कत हो आप टीचर से संपर्क में रहिए, वो आपकी हेल्प करेगा। अब यहाँ पे बात ये आती है कि मान लिया कि आपको अपना छोटा सा हम एक प्रोग्राम बता रहे हैं कि नाम आपको अपना प्रिंट करवाना है। मान लिया हमारा नाम राहुल व्यास है, तो राहुल व्यास सर का नाम 2 बार प्रिंट करवाना है, 10 टाइम्स या 100 टाइम्स प्रिंट करवाना है। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या करते हैं कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग करोगे कहाँ पे। तो उसके लिए जो है टेक्स्ट एडिटर होता है टर्बो सी या बोलैंड सी करके आप जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे अपने सिस्टम पे, और उस पे जब जाओगे आप क्लिक करोगे तो एक ब्लू कलर की एक आपको विंडो जो है ओपन होगी, जिसको सी का जो है टेक्स्ट एडिटर बोलते हैं। वहां पे आप जो देखोगे मेनू बार दिया होगा, फाइल में जाओगे न्यू करोगे तो वहां पे एक आपका टेक्स्ट एडिटर खुल जाएगा, और उसमें कोई भी प्रोग्रामिंग करने से पहले आपको हेडर फाइल इंक्लूड करनी होती है। हेडर फाइल का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप सपोज मान लिया आप कॉलेज आए, कॉलेज जब आओगे तो कॉलेज का कोई गेट होगा, उस पर कोई गेट कीपर होगा। तो कॉलेज में एंट्री लेने के लिए आपको उस गेट कीपर को अपना आई कार्ड वगैरह दिखाना होगा, है ना। और जब वो जो है उसको वेरीफाई कर लेगा तब आप एंट्री कर पाओगे। उसी तरह से किसी भी प्रोग्राम को सी लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम करने से पहले आपको बिगिनिंग में एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी होती है। वो हेडर फाइल डिपेंड करेगा कि आपको प्रोग्राम में किन किन फंक्शंस की, प्रीडिफाइंड फंक्शंस की नीड है, ठीक है, फंक्शन। अब अगर आप कोई चीज प्रिंट करवाना चाहते हो तो यहाँ पे जो है आउटपुट फॉर्मेटेड जो है फंक्शंस दिया गया है, जिसको बोलते हैं प्रिंट एफ। प्रिंट एफ आउटपुट फॉर्मेटेड फंक्शन, इसको बोलते हैं, एफ का मतलब फॉर्मेटेड। अब प्रिंट एफ यूज करना है तो ये प्री डिफाइन है, ये इसमें आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी, बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप कोई चीज प्रिंट करवा रहे हो, कोई मैसेज प्रिंट करवाना है, कोई वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है, उसके लिए हम इसको यूज करेंगे। तो यूज कब कर पाओगे, जब आप इससे रिलेटेड या ये फंक्शन जिस भी हेडर फाइल में रिसाइड कर रहा है उस हेडर फाइल को आपको सबसे पहले इंक्लूड करना होगा। उसका तरीका क्या है, हैज इंक्लूड, हैज प्री प्रोसेसर है, इसको आप यूज करते हो, सिंबल है हैज इंक्लूड, ये डायरेक्टिव्स है, और उसके बाद इंक्लूड के बाद आप एंगुलर ब्रैकेट यूज करोगे और उसमें लिखोगे stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और डॉट एक्सटेंशन नेम है, हेडर फाइल उसको बोलते हैं, डॉट एच का मतलब हेडर फाइल। तो अगर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन आपको यूज करना है तो आप stdio.h यूज करोगे, ठीक है। अब आपको अगर इनपुट लेना है, इनपुट 2 तरीके से आप ले सकते हो, या तो आप फिक्स कर सकते हो एज अ कांस्टेंट वेरिएबल लेके, या आप चाहते हो कि रन टाइम पे आप वेरिएबल में चेंज करके वैल्यू दो, यूजर्स अपने हिसाब से वैल्यू चेंज करके दे बार बार। फर्स्ट टाइम आपने रन करवाया कुछ वैल्यू ली, सेकंड टाइम आपने रन करवाया डिफरेंट वैल्यू ली, तो उसके लिए फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन होता है जिसको आप स्कैनफ कहते हो। स्कैनफ आप यूज करोगे तो उसके लिए भी आपको वही stdio.h यूज करोगे हेडर फाइल, प्रिंटफ और स्कैनफ उसी में रिसाइड करता है, उसी के अंदर स्टोर होता है। अब आप क्या चाहते हो कि जब भी प्रोग्राम मान लिया आपका रन करे तो कहीं ना कहीं आउटपुट आपको दिखे। आउटपुट क्या है, वो कंसोल एक आपको ब्लैक रंग की स्क्रीन होगी जब आप रन करवाओगे कंट्रोल F9 से प्रोग्राम को, तो उस स्क्रीन को होल्ड करने के लिए एक फंक्शन यूज किया जाता है getch, ताकि उस स्क्रीन पे आप देख सको, है ना। अगर आप देख ही नहीं पाओगे तो पता ही नहीं चलेगा कि प्रोग्राम आपने रन किया, और रन करने के बाद तुरंत ही जो है आपका सोर्स कोड पे स्विच कर जाएगा अगर आपने गेट्स यूज नहीं किया। और उसका दूसरा तरीका है कि Alt F5 से आप उसको व्यू कर सकते हो।
तो लेकिन बिगिनर्स की समझ में नहीं आता कि यार हमने प्रोग्राम रन करवाया और आउटपुट नहीं दिख रहा, ठीक है। तो उस स्क्रीन को होल्ड करने के लिए हम लोग getch यूज करते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें अभी हम बता रहे हैं ताकि आपको कम से कम वर्ड और शब्द तो के बारे में तो अवेयर हो। जब वो सारी चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी तो फिर हम जो है उसको जो है बोर्ड में करवाएंगे, बोर्ड अरेंज कर रहे हैं ताकि वो चीजें आपको दिखती रहें, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज है। उसकी फाइल भी बनेगी, आपको हम बता दे रहे हैं। प्रैक्टिकल फाइल बनती है, प्रैक्टिकल फाइल में पूरा एक एक प्रोग्राम आपको करना है, उसका आउटपुट भी शो करना है। और प्रैक्टिकल अगर समय थोड़ा सा और सही हुआ तो लैब में भी जो है सिस्टम पर भी प्रैक्टिकल होगा। तो उसको आप उस तरीके से अपना माइंड मेकअप करके चलिए, ठीक। तो आज जो है हम लोग आज हम लोग क्या क्या पढ़े, इंट्रोडक्शन टू सी, एल्गोरिदम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। फ्लो चार्ट, उसी एल्गोरिदम को जब जो स्टेप्स हम उसमें यूज करते हैं, जब उसको हम लोग पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो आपका फ्लो चार्ट हो जाता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ट्रांसलेटर के बारे में, कंपाइलर क्या है और असेंबलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, फंडामेंटल डेटा टाइप्स क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड्स क्या है, या उसी को हम लोग कीवर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफायर्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स को आप वैलिड वेरिएबल्स को आप डिक्लेयर कैसे करोगे, तो उसका कन्वेंशन रूल्स आपको बताया था कि कांट बिगिन विद नंबर, नंबर आप यूज नहीं कर सकते। आपने सपोज मान लिया 1A ले लिया तो ये इनवैलिड हो जाएगा, A1 आप ले सकते हो, है। तो इस तरीके से जो है ये छोटी छोटी चीजें आज हम लोग डिस्कस करी। और ये आप लोग देखिएगा, बुक वगैरह अगर आप ले सको या कहीं से अरेंज हो सके, सीनियर से मिल सके, या जो भी हमने आपको टर्म्स पढ़ाए हैं उनको आप नेट पे देखिए। और बाकी हम जो है नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, नोट्स मिल जाएगा। नोट्स के लिए परेशान ना हो दिव्यांशु, नोट्स मिल जाएगा। पहले चीजें समझो क्या है, नोट्स तो हम भेज देंगे। नोट्स गूगल में भी अवेलेबल है, उसमें आप डालोगे ये सब जो है, जो भी आपको सिलेबस मिल चुका है उसमें आप डाल दोगे कीवर्ड्स इन सी तो तुरंत जो उसका पीडीएफ मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन टू सी डालोगे तुरंत मिल जाएगा, है। आइडेंटिफायर वेरिएबल्स डाल दोगे तुरंत पता चल जाएगा उसके कन्वेंशन रूल्स क्या है। तो नोट्स तो ग्लोबली अवेलेबल है, उसकी कोई चिंता नहीं। हाँ, बुक आपको लाइब्रेरी से मिलेगी, लेकिन थोड़ा दिक्कत ये है कि अभी लाइब्रेरी जो है, कॉलेज लाइब्रेरी अभी बंद चल रही है। हो सकता है कि आफ्टर दीपावली ओपन हो और वहां से आपको जो है आपके आई कार्ड में या जो लाइब्रेरी कार्ड इशू होगा, हो सकता है अभी ना मिला हो, तो उस पर आपको जो है बुक इशू हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सको या बुक परचेज कर सको, क्योंकि हो सकता है अभी टाइम लगे, 1 हफ्ते 10 दिन जो भी है। तो जो बताया हमने सी इन डेप्थ SK श्रीवास्तव का, तो ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें जो है सारा जो भी आपका सिलेबस है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स का, अरे प्रोग्रामिंग का, वो पूरा जो है आपको मिल जाएगा। तो ये सब जो है आपको अभी हम भेज देते हैं थोड़ा देर में। तो इसको आप पूरा जो है नोट्स जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको आप लोग बनाते चलिए, कॉपी पे उसको लिखते चलिए और तैयार करते चलिए। हाँ, इसको देखो, अभी हम कोशिश करते हैं कि व्हाइट बोर्ड वगैरह अरेंज किया जाए। अभी तो थ्योरी बस समझा रहे हैं, इसलिए उसको सुन लीजिए आप लोग, और बोर्ड वगैरह अरेंज करके जो भी अभी क्वेरी हो रही है कि सर वेरिएबल्स को समझा दीजिए। रेगुलर ऑफलाइन क्लास देखो, ये मैनेजमेंट का डिसीजन है और यूजीसी का जो भी जो है नोटिफिकेशन या सर्कुलर आएगा उस पर डिपेंड करता है। अभी तो ये ऑफलाइन है, लेकिन जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा प्रॉब्लम तो होती है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है विजुलाइज होनी चाहिए, बोर्ड पे समझ में ज्यादा आती हैं। तो जल्दी हो जाएगा, मैनेजमेंट डिसीजन लेगा कि ऑफलाइन कब से करना है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके गुड मॉर्निंग सर। हेलो
हाँ गुड मॉर्निंग। अभी तुम कनेक्ट हुए हो क्या? नहीं सर, सर एक चीज पूछना था आपसे सर, कि सिलेबस बोले। कहाँ पे दिया गया सर? मुझे नहीं मिला अभी, मतलब मुझे जानकारी नहीं है इस बात की। सिलेबस जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है BCA फर्स्ट सेमेस्टर का, फर्स्ट ईयर का, उसी में मैम ने जो है कल भेजा था ना, अनामिका मैम। नो सर, नहीं सर, नहीं भेजा है। अभी सिलेबस नहीं भेजा सर सर। कोई सिलेबस नहीं आया। नहीं आया सर। अच्छा तुम सिलेबस नहीं मिला तुम लोगों को? नहीं सर, सिलेबस नहीं मिला, इसीलिए मैंने एडिट करके लिंक भेजा था बाकी सभी को। चलो चलो, हम कोई इशू नहीं, हम भेज देंगे। ओके ठीक है, ओके हाँ, सर। वो मिल जाएगा सिलेबस। अच्छा तुम लोग अपना माइक बंद कर दो, इको हो रहा है। हम भेज देंगे, उसका कोई इशू नहीं है। वो सिलेबस रहता है तो थोड़ा उस हिसाब से प्रिपरेशन सही होती है, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो है इस तरीके से आपको देख, और उसके साथ साथ असाइनमेंट भी आपको मिलेगा। तो असाइनमेंट फाइल भी बनती है पतली, जिसमें आपको जो भी असाइन करेगा टीचर, वो आप उसको जो है असाइनमेंट में करते जाइए, क्योंकि असाइनमेंट का भी मार्क्स होता है और जो प्रैक्टिकल फाइल बनेगी उसका भी मार्क्स होता है इंटरनल। तो उस हिसाब से डेली क्लास चलेगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं। अब 1-2 दिन, कल तो शायद दीपावली, आप उसको एंजॉय करिए, है। उसके बाद डेली क्लास चलेगी। सप्ताह में 4 डेज जो है आपकी थ्योरी होगी और 2 दिन प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल तो अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो लैब वगैरह होनी चाहिए। तो अब इसके बाद तो अब देखो, टीचर्स हैं वो आपको इन्फॉर्म करेंगे, हैं जो कंसर्न टीचर हैं आपके सब्जेक्ट के, वो बताएंगे कि कब कौन लेगा, किस टाइम में लेगा। तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। कल आपकी चली होगी ना कोई क्लास, एक बिजनेस, किसकी, बिजनेस कम्युनिकेशन की, क्या नवी बिजनेस कम्युनिकेशन क्या करके है ना कोई सब्जेक्ट आपका? यस सर। वो नवीन सर ने लिया होगा। यस सर। हाँ, तो अब स्टार्ट होगी चीजें, सब जो है सही होंगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं, और हम ये जो थैंक यू सर किया है वो आपको PDF भेज दें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और Same to you, carefully sir. आप जो एंजॉय Same to you. करें। हैप्पी दीपावली। सर एक क्वेरी थी सर। हाँ बताएं। सर बुक्स के बारे में थोड़ा सा, मतलब एक ही बुक कभी इसके बारे में है, सब बुक्स के बारे में बता देते सर। बुक्स के बारे में बताया ना हमने, कि अगर आप परचेज करना चाहें तो सी इन डेप्थ, SK श्रीवास्तव की है सी इन डेप्थ, और वो आप परचेज कर सकते हो। आप सेकंड हैंड भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बता दिए। ओके सर। हाँ, सी इन डेप्थ नोट डाउन कर लो। SK श्रीवास्तव। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। हाँ, SK श्रीवास्तव। तो ये इसमें ऐसा है ना कि इसमें आपको सारी चीज जो भी सिलेबस में है, मतलब एज पर सिलेबस आपको पूरा मिल जाएगा। और दूसरा, इसमें एरर्स बहुत कम है। चिंता मत करो। तो आप बिगिनर्स हो, आपको ऐसी बुक सजेस्ट करनी चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। ठीक है, आप लोग एंजॉय करिए केयरफुली, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके। हाँ, बहुत ज्यादा गैदरिंग में मत जाइएगा, क्योंकि अभी कोरोना का जो है संकट अभी टला नहीं है। तो थैंक यू सर। हाँ, उसके साथ साथ आपको पढ़ाई भी करनी है, तो इसलिए केयरफुल है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। वेरी हैप्पी दिवाली सर। आपको भी हैप्पी दिवाली सर। थैंक यू सर। हैप्पी दीपावली।